नमस्कार। बीएससी टू एनएससी के हिंदी चैनल में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में मैं इन्वेस्टर रिलेटेड टॉपिक्स के बारे में बात करूंगी। ऐसे कुछ डिस्कशन जो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर हुआ था और किसी ने एक क्वेश्चन पूछा कि राजेश झुनझुनवाला पोर्टफोलियो के पास काफ़ी सारे लॉट्स हैं, लाइक 30 से 40, और सारे अच्छे नहीं दिखते। तो वो क्या सही कर रहे हैं। मेरे मतलब ये है कि एक इन्वेस्टर के रूप में सक्सेसफुल होने के लिए उनके क्या ट्रिक्स हैं, क्या कुंजी है या क्या अप्रोच है। मुझे लगता है ज़्यादातर लोग जो स्टॉक मार्केट में हैं वो राकेश झुनझुनवाला के बारे में ये जानते होंगे कि वो एक बहुत ज़्यादा एग्रेसिव ट्रेडर थे जिन्होंने बैक इन 1990s, ये ठीक उससे पहले 1980s और 1990s में जैकपॉट रिटर्न्स अचीव किया था। और फिर ईयर 2000 के बाद वह एक इन्वेस्टर के रूप में निकले। सो वो एटलीस्ट लास्ट 20 ईयर्स से एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर रहे हैं। टाइटन, क्रिस्टल, लूपिन, वैप इंडस्ट्रीज से स्टार्ट करते हुए, और जैसे कि मैंने ऑब्जर्व किया कि उन्होंने एक्चुअली में 100 से ज़्यादा कंपनीज में इन्वेस्ट किया होगा। उन 100 कंपनीज जिसमें उन्होंने इन्वेस्ट किया होगा, मैं उनमें से सिर्फ 5 या 6 कंपनीज लाइक टाइटन, वीआईपी, क्रिस्टल, लूपिन, सिर्फ ये 4 या 5 ही मेजर जैकपॉट बनी है उनके लिए, जहां इन कंपनीज ने उनके पोर्टफोलियो में 50 टाइम्स और 100 टाइम्स या उससे भी ज़्यादा रिटर्न दिया। आज के टाइम में अगर आप देखें, मेरे हिसाब से गूगल पर या किसी भी वेबसाइट पर उनके करंट पोर्टफोलियो की अपडेटेड इंफॉर्मेशन देख सकते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आप एक बार देख सकते हैं कि अभी के टाइम में उनका करंट पोर्टफोलियो प्रोबेबली 20,000 करोड़ है, और आई थिंक मार्केट ड्रॉप की वजह से ये शायद 15,000 करोड़ या उससे ज़्यादा कम ड्रॉप हुआ होगा। इस तरह का साइज पर ये एक्सप्लेनेशन या आंसर कह लीजिए, इस तरह का पोर्टफोलियो साइज पर भी वो अभी भी किसी भी कंपनी में 100 करोड़ से ज़्यादा बाय नहीं करते हैं। मीनिंग, मान लेते हैं कोरोना के दौरान ही थिंग्स की आउट ऑफ ऑल द मार्केट्स कोई एक फार्मा कंपनी है या कोई भी एक कंपनी है जो बहुत सुपरबली बाहर आने वाली है, वो फिर भी वहाँ 100 करोड़ से ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करेंगे। ये काफ़ी ज़्यादा स्मॉल अमाउंट है, ये एक्चुअली 0.5% के बराबर है। मान लेते हैं अगर उनके पास 1 लाख है, या आप 1 लाख का एक पोर्टफोलियो हैंडल कर रहे हैं, आप सिर्फ एक कंपनी में 500 रुपये इन्वेस्ट करते हैं। वो कंपनी जो आपको लगता है कि उस ईयर में बहुत अच्छा करेगी। एक साल में अगर आप न्यूज़ देखें तो जो पब्लिकली अवेलेबल होती है, एक साल में वो कभी भी 3 या 4 कंपनी से ज़्यादा में इन्वेस्ट नहीं करते। अगर सारा एक साथ रखते हैं तो वो साल में 400 करोड़ या 300 या 200 करोड़ से ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करते। बेसिकली वो सिर्फ री इन्वेस्ट करते हैं, जो भी उन्हें इन कंपनी से भी डिविडेंड मिलता है, मतलब 20,000 करोड़ के पोर्टफोलियो पर वो सिर्फ जैकपॉट कंपनीज के लिए जाता है, जो पेनी कैप साइज की भी हो सकती हैं, जहां वो मैनेजमेंट और कंपनी के बारे में जान सकते हैं और वो कंपनी उन्हें क्या करती है, उन्हें क्लोजर लुक मिल सके, उनकी फैक्टर पर जाकर विजिट कर पाए। और ये सब उनके पास एक टीम है ये अराउंड वर्क रिसर्च करने के लिए, और ये सब ग्राउंड रिसर्च करने के बाद एक काम जो हम में से कोई नहीं कर सकता, लेकिन इंडस्ट्री में उनकी ब्रांड वैल्यू और नाम की वजह से वो एक टीम रख सकते हैं जो कि उस कंपनी के सीईओ से जाकर बात कर सकती है कि वो सीईओ क्या कर रहा है, वो आगे के लिए क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, और अगले 5 साल में 10 टाइम्स अचीव करने की क्या पॉसिबिलिटी है। वो उस कंपनी के सीईओ और मैनेजमेंट से भी काफ़ी पर्सनल डिस्कशन कर सकते हैं। वो उस कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी विजिट कर सकते हैं, जो वो करते भी हैं। इतना सारा बैकग्राउंड चेक्स और सब कुछ करने के बाद ही वो पूरे साल में सिर्फ प्रोबेबली 200 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करते हैं, और कोई भी लोन ना लेकर किसी शेयर को खरीदने के लिए वो सिर्फ री इन्वेस्ट करते हैं। जो भी एज अ डिविडेंड उन्हें मिलता है वो कुछ री इन्वेस्ट करते हैं। वो मार्केट में हार्डली जस्ट फ्रेश 1% इन्वेस्ट करते हैं। उनके पास बहुत लंबा आउटलुक है। मुझे यकीन है कि वो इस तरह सोच रहे होंगे कि नाउ अब ये एक चीज़ है, वो काफ़ी स्लोली खरीदते हैं और काफ़ी समय लेते हैं। मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि नंबर 3, जैसे कि आप यहाँ पे देख पाएंगे, ही डज नॉट एवरेज फर्दर। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि एक बार वो किसी भी कंपनी में एंटर करते हैं, कोई भी कंपनी हो, यहाँ पर मैं बाद में आपको ये येस बैंक का एग्जाम्पल दूंगी, और ये सारी डिटेल्ड रिसर्च करने के बाद वो सिर्फ 100 करोड़ रुपए पुश करते हैं।
जो कि 0.5% है, या हर एक लाख रुपए के पोर्टफोलियो के लिए 500 रुपए जितना है। बहुत सारी रिसर्च और फिल्ट्रेशन के बाद वो हर साल 2 से 3 कंपनीज चूज करते हैं इन्वेस्ट करने के लिए। अगर स्टॉक प्राइस कंटिन्यूसली ड्रॉप कर रहे हैं तो वो कभी उससे आगे जाकर एवरेज नहीं करते, मतलब फिर से खरीदने तक मुझे मेरा एवरेज प्राइस लोअर मिल सके। जो कि बहुत ही कॉमन चीज़ है, जो मैं सबसे सुनती आई हूँ कि एक ऐसी चीज़ जो मैंने भी की हुई है, मतलब मैंने 2007 के करीब से इन्वेस्ट कर रही हूँ, और मैंने ये काफ़ी देखा है कि सो मैं भी समझ सकती हूँ कि बाकी सब लोगों के लिए ये भी ये करते होंगे। मैं ये नहीं कह रही कि ये स्टूपिड है, बट ये कुछ ऐसा है जो कि आपको आइडियली नहीं करना चाहिए, राइट? लेकिन मार्केट में हर कोई ये करता है। हर कोई जिसे जिससे मैं बात करती हूँ, हर इन्वेस्टर जिसके पास मैं जनरली जाती हूँ और डिस्कशन करती हूँ, वो जस्ट एक सवाल पॉप करते हैं कि मैंने 100 पर इन्वेस्ट किए, या अब ये 50 पर आ गई, एवरेज के लिए अच्छा प्राइस क्या होगा, राइट? तो ये एक चीज ऐसी चीज है जो वो कभी नहीं करते। अगर उन्होंने एक बार किसी भी कंपनी को चूज कर लिया और उन्होंने 100 करोड़ और उनके पोर्टफोलियो साइज के अकॉर्डिंग बहुत स्मॉल अमाउंट इन्वेस्ट कर लिया, तो वो कभी पीछे मुड़कर नहीं देखते, और कुछ भी हो जाए वो कभी उससे आगे एक्यूमुलेट करना भी बॉदर नहीं करते। उन्होंने रिसेंटली 67 पर येस बैंक खरीदा था, इवन बिफोर एसबीआई टुक ओवर इट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 6 मंथ to 10 मंथ्स पहले येस बैंक क्रैश हुई। उससे काफ़ी पहले, और राणा कपूर फाउंडर ऑफ येस बैंक के एग्जिट करने से पहले, उस टाइम कितने न्यूज़ थे कि पेटीएम आ रहा है, कभी कोई और आ रहा है, कभी कोई और आ रहा है। लेटर ये सब बस्ट हो गया और गवर्नमेंट ने येस बैंक को टेक ओवर करने का डिसाइड किया, और उसका प्राइस 6 रुपये जितना कम हो गया। मतलब उन्होंने राकेश झुनझुनवाला 100 करोड़ 67 रुपीज पर खरीदा, जिसका मतलब कि जब उस स्टॉक 10 रुपए पर ड्रॉप हुआ तो उनकी इन्वेस्टेड वैल्यू सिर्फ 10 करोड़ तक रह गई। उन्होंने दो चीजें नहीं की, उन्होंने पैनिक नहीं किया और एग्जिट नहीं किया। हम में से काफी लोग ही एग्जिट कर देते। हम बस चाहे चले गए होते और 47 रुपीज में इसे खरीद लिया होता, झुनझुनवाला से भी बेटर प्राइस पर। काफी लोग पैनिक कर गए होते और एग्जिट कर भी दिया होता। इवन जब एसबीआई ने टेक ओवर कर लिया, मेरा मतलब कि अब इतनी पॉजिटिविटी है कि उन्होंने इवेंचुअली 20 रुपए आइडियली पर एवरेज कर लिया होता, और उन्होंने उनके लिए दूसरा 100 करोड़ बहुत इजी होता, सिर्फ एक फोन कॉल पर उन्हें लोन मिल जाता। वो जस्ट एग्जिट करके और किसी और स्टॉक में री एंटर कर सकते थे, बट ये सिर्फ अभी 6 मंथ्स हुए हैं। तो मुझे यकीन है कि वो सिर्फ एसबीआई के फर्दर डेवलपमेंट देखने का वेट कर रहे होंगे। एसबीआई आया और मैं इससे अ, अगले 6 महीने तक रिव्यू करती रहूंगी, प्राइस कहीं नहीं जा रहा, ये अभी भी मेरे प्राइस से नीचे ही है, मैं वेट कर सकती हूँ। सो वो कोई भी जल्दबाजी नहीं कर रहे हैं आगे चलकर अच्छे प्राइस के लिए। या एक और चीज़ है जो मुझे हर किसी में देखने को मिलती है कि एक बार अगर किसी ने कोई स्टॉक खरीद लिया तो वो पूरे टाइम पूछते रहते हैं कि क्या ये अच्छा प्राइस है, क्या आज अच्छा प्राइस है, क्या कल अच्छा प्राइस होगा, वो गुड प्राइस कब आएगा। तो यहाँ हम सब में बहुत सारी एंजाइटी होती है, यहाँ तक कि मेरे अंदर भी मुझे झुनझुनवाला से कुछ सीखना होगा। जल्दबाजी की कोई ज़रूरत नहीं होती, मार्केट में हमेशा बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ होंगी ही, बिल्कुल पोकर गेम की तरह। पोकर गेम में हर रोज़ आपके पास अगेन अगेन एंड अगेन एंड अगेन वही चीज आती रहती है, आपको किसी पॉइंट ऑफ टाइम पर हमेशा बेटर अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ये मेरे कॉलेज मेट हमेशा मुझसे कहते रहते थे कि कोई ऐसा पर्सन जिसे मैंने अपना मेंटर मानता था, वो हमेशा मुझसे कहते रहते थे कि अपॉर्चुनिटीज हमेशा तुम्हारे पास आती रहेंगी, बट तुम्हें जल्दबाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ना ही खुद को अभी किसी चीज़ के लिए ओवर एक्सपोज करने की ज़रूरत है। सिर्फ इसलिए कि आप इसमें ऑप्टिमिस्टिक हैं, सिर्फ इसलिए कि ये सही हो सकता है, इसका ये मतलब नहीं है कि आप एक्साइटेड होते रहें और इसमें कुछ जल्द ज़्यादा ही पुश करते रहें। सिर्फ इसलिए कि आपके पास पैसा है या पैसा बना सकते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप बस हर टाइम इसके साथ नहीं जा सकते। मेरा उनके साथ कुछ दिनों पहले ही ये डिस्कशन हुआ कि जब मैं एक स्टार्टअप में इन्वेस्ट करने का प्लान कर रही थी, तब उन्होंने मुझे कहा कि गो एड और इन्वेस्ट करो, लेकिन तुम 20 रुपए क्यों इन्वेस्ट करना चाहते हो इंस्टेड ऑफ ₹10? ₹10 थिन है और डिसेंट एक्सपोजर अभी के लिए, फिर तुम 20 रुपए के साथ क्यों इन्वेस्ट करना चाहते हो सकता है ये सही हो या हो सकता है ये गलत हो।
या तो हो सकता है तुम 100% सही लो, लेकिन तुम्हें रिस्क और ये रिस्क के लिए जो परसेंटेज एलोकेशन तुम ले रहे हो, दोनों को मैनेज करना होगा। तो ये एक चीज है जो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। तो अगला पॉइंट है कि उन्होंने अपना ईगो रास्ते में नहीं आने दिया और उनके पास ज्यादा पेशेंस है, और वो कभी भी सिर्फ टेम्पटेशन में गिव इन नहीं करते। एंड येस बैंक में भी एंटर करने के लिए उन्होंने लिए सारा इंक्लिनेशन था। पिछले एक साल में, आई थिंक ये लास्ट फ्यू इयर्स में, उन्होंने सिर्फ स्पाइस जेट, जो अभी के लिए डाउन है, कोरोना ड्रॉप इन एविएशन और इन सब की वजह से स्पाइस जेट ऑल्सो, मुझे नहीं लगता उन्होंने आगे एवरेज किया है। येस बैंक में भी आगे एवरेज नहीं किया। स्पाइस जेट को भूल जाइए, क्योंकि वो अभी 1-2 साल सफर करने वाली है, लेकिन येस बैंक में काफी पॉजिटिविटी है जैसे ही लॉकडाउन खत्म होता है। बैंकिंग स्टॉक्स का फिर से ऊपर उठना करना, उसके बारे में सब सोच रहे हैं। उन्होंने कोई फर्क नहीं है, वो अभी सिर्फ खुलकर एंजॉय कर रहे हैं। और आपको भी यही करना चाहिए। एक बार अगर आपने किसी चीज का एक्सपोजर ले लिया और सिर्फ इसलिए क्योंकि प्राइस गिर रहा है आपको पैनिक करने की जरूरत नहीं है। प्लान के साथ स्टिक रहें, कंपनी को टाइम दीजिए, क्योंकि किसी भी कंपनी को रिकवर करने के लिए टाइम चाहिए होता है। अगर वो रिकवर करना चाहती है, इवन अगर उस कंपनी में 20,000 एम्प्लॉयज हैं जो अपना हार्ट एंड सोल दे रहे हैं उस कंपनी को रिकवर कराने के लिए, राइट, और हर चीज टाइम लेती है। सो ये समझना थोड़ा सा क्रिटिकल होता है कि एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, और अगर आपको पर्सनालिटी काम करना है और आपको पेशेंस और अंडरस्टैंडिंग की भी अपॉर्चुनिटी हमेशा आपके पास आएगी ही, तो मैं आपको ऑनलाइन पोकर खेलने के लिए सीरियसली एडवाइस करूंगी। और प्रोबेबली सिर्फ 100 रुपए की बेट, इसलिए आपके पास ऐसे काफी टेबल्स भी हो जाएंगे। एंड आप रोल के लिए इवन 1 रुपए या 2 रुपए के लिए बेट की जा सकती है। हर रोज आप 50 रुपए से ज्यादा लूज नहीं कर सकते, तो पोकर खेलते रहिए। और ये क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आप मिनिमम 50 रुपए रखिए, या फिर हर रोज के लिए सिर्फ 20 रुपए रख लीजिए। 20 रुपए पर आप मिनिमली पोकर खेल सकते हैं। और आपके पास अड्डा 52 है, मैं इसे यहाँ रख देती हूँ, adda52.com। तो ये ऑनलाइन पोकर गेम है जो कि डेल्टा कॉर्प ने ही बनाया है। डेल्टा कॉर्प गोवा में एक डेल्टन कसिनो है। तो यहाँ एक टेबल होती है पुणे पॉकेट्स और समथिंग, जहाँ पर 1 रुपए या 2 रुपए पर आप मिनिमम बेट कर सकते हैं। आप यहाँ खेल कर खुद को नॉक कर सकते हैं एकदम मिनिमम बजट पर। बस गो एंड से मैं 20 रुपए के लिए खेल रही हूँ, और अगर मैं ये 20 रुपए लूज कर देती हूँ, आई एम डन फॉर द डे। और डेली जब भी आपको टाइम हो इसे खेलिए। ये हार्डली 5-10 मिनट लेगा और 20 रुपए कॉस्ट है हर दिन की। लेकिन जो स्किल आप डेवलप करेंगे, अगर आप खुद को एग्जामिन करेंगे ये आपके इमोशंस के साथ क्या करता है, और ये आपको समझने में हेल्प करेगा कि अपॉर्चुनिटी हमेशा आती रहती है। तो मैं इस लॉकडाउन में प्रिपेयर्ड हूँ कि एक वेबिनार करने के लिए, सिर्फ आपको एक डेमो दिखाने के लिए अड्डा 52 कैसे काम करता है, और सिर्फ एक डेमो दिखाने के लिए कि सही में कैसे पोकर खेलते हैं। तो ये अगर आप ये नहीं करना चाहते, अगर आप इसके लिए टोटली अगेंस्ट है, तो मैं आपको फोर्स नहीं करना चाहती। ये करने के लिए एक भी चीज़ नहीं है। मैं सिर्फ एक वीक से ये खेल रही हूँ और मुझे ये बात बता सकती हूँ, मेरे सोचने का तरीका ड्रास्टिकली चेंज हुआ है। और आप खुद के सोचने के तरीके को खुद एग्जामिन कर सकते हो, अपने सोचने के तरीके को 10 टाइम्स एनहांस कर सकते हो। और मुझे ये लगता है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। सब्सक्राइब करिए, टच में रहिए, स्टे सेफ। मुझे काफ़ी हद तक उम्मीद है कि लॉकडाउन 3 मंथ से ज़्यादा नहीं जाएगा। लोग ये एक्सेप्ट करना शुरू कर देंगे कि ये टफ टाइम है, और इवेंचुअली एक पॉइंट होगा जब इकोनॉमी खुलेगी। सिर्फ यही नहीं, पूरी दुनिया में ये खुल जाएगी, चाहे कुछ भी हो। अगर कोरोना रहता भी है तो भी मुझे लगता है इकोनॉमीज इवेंचुअली ओपन अप होंगी। अगर आप, तो एक ये जनरल माइंडसेट है कि जो कि इवेंचुअली आएगा 3 मंथ्स के टाइम में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, हम आपके हर कमेंट का रिप्लाई करेंगे। थैंक यू सो मच।